तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। दरअसल वाराणसी में एक लड़की के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो सकता है। एक लड़की जिसके साथ लगभग 6 दिनों तक 144 घंटे अलग अलग जगहों पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 23 से ज्यादा लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, जिसमें अलग अलग 6 कैफे होते हैं और 3 अलग अलग होटल। जब इस बात की भनक मीडिया तक पहुंचती है तो मीडिया इस मामले को हाईलाइट कर देता है। तब जाकर पुलिस की आंखें खुलती हैं। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल में ये बात सामने आती है, ये पता चलता है कि उस लड़की को एक गंभीर बीमारी भी है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 23 लोगों ने जो उसके साथ किया वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है, रुलाने वाला है। एक व्यक्ति जो खंजूरी का निवासी होता है और पेशे से एक ड्राइवर है, 4 अप्रैल 2025 को उसके फोन पर एक फोन आता है और उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, थाने आकर अपनी बेटी को यहां से ले जाओ। जैसे ही उस पिता को ये बात पता चलती है तो लड़की का पिता अपनी पत्नी के साथ रोते बिलखते दौड़ता हुआ थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद अपनी ही बेटी को एक कमरे में देखता है। उसके पास एक लेडी कांस्टेबल भी बैठी हुई और लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की बेसुध हालत में थी। उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहां है और उसके साथ कौन बात कर रहा है। लड़की का पिता सामने खड़ा था और लड़की को ये भी नहीं पता था कि उसका पिता उसके सामने खड़ा है। वो बार बार अपनी बेटी को पुचकारते हुए कहता कि बेटा तू ठीक तो है, लेकिन बेटी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अब मां ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसको पुचकारा, उसको दुलारा, उसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति उससे बातचीत कर रहे हो। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि इसे अब आप घर ले जाओ, आराम कराओ और उसके बाद फिर बात करते हैं, और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मां और पिता अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाते हैं। अभी तक उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि आखिरकार बेटी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जैसे ही खजूरी इलाके में वो अपनी बेटी को अपने घर पर ले जाते हैं, उसके ठीक 48 घंटे बाद ये पता चलता है कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की को कुछ बातें याद आ रही थी, और वो लड़की अपने पास जिस पुरुष को देखती थी, चाहे वो उसका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो, तो उस लड़की की सांसें थम सी जाया करती थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, चीखने लगती थी। लड़की की मां ने कहा कि अब इसके पास कोई आदमी नहीं आएगा, कोई पुरुष नहीं आएगा, इसके पास आएगा तो सिर्फ या तो लड़की आएगी या कोई महिला आएगी, इसके सिवा इसके पास कोई भी नहीं आएगा। मां अपनी बेटी को पुचकारती है, दुलारती है, सीने से लगाती है और पूछती है कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी घबरा रही हो, इतनी परेशान हो। तो वो लड़की रोते हुए अपनी मां से कहती है कि मां, मेरी क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं जिन्होंने मुझको नशे की लत लगा दी, नशे की आदत लगा दी। मां मैं क्या करूं? मां ने पुचकारते हुए पूछा कि परेशान मत हो, जो भी बात है मुझे बताओ। दरअसल ये लड़की 29 मार्च 2025 को अपने घर से कहकर निकलती है कि वो सहेली के पास जा रही है। सहेली के पास जाने के बाद बाजार जाएगी, बाजार से कुछ किताबें खरीद कर लाएगी, इसलिए उसे वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। आप लोग परेशान मत होना, चिंता मत करो। लेकिन जब बेटी वापस लौट कर नहीं आती है तो मां की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। वो अपने पति से कहती है कि देखो बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है, बाजार की बोल कर गई थी
लेकिन काफी समय हो गया है, वो वापस नहीं आई। इसके बाद लड़की का पिता उसको फोन करता है तो लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है, लड़की का नंबर बंद होता है। इसके बाद परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारी लड़की है, 19 साल के आसपास उसकी उम्र है, अभी वो ग्रेजुएट कर रही है, हालांकि पढ़ने में वो ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना चाहती है और हम भी उसका वहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं। साहब, आपसे विनती है, हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दीजिए। वो लड़की घर से 29 मार्च को निकली थी, लेकिन 29 मार्च को वापस नहीं आती है और लगभग इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद 4 अप्रैल को पुलिस का फोन लड़की के पिता पर पहुंचता है कि आपकी बेटी आ गई है, आकर इसे ले जाओ। और जब माता पिता अपनी बेटी को घर ले आते हैं तो बेटी ने जो अपने माँ बाप को कहानी सुनाई थी वो वाकई बहुत भयानक होती है। वो बताती है कि जैसे ही वो घर से निकलती है, कुछ दूर चलने के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसे मिल जाता है। उस लड़के ने उसको नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद उसे एक कमरे में ले जाता है, अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर पूरी रात उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है और इसके बाद उस लड़की को छोड़ देता है। लड़की यहां से निकल जाती है, लेकिन नशे की हालत में थी, बेसुध जैसी स्थिति में थी। अगला दिन 30 मार्च आता है और समीर नाम का एक और लड़का उस लड़की को मिल जाता है, जो उसका दोस्त भी बताया जा रहा है। दरअसल वो अपने एक दोस्त के साथ उसे बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद सीधा हाईवे की तरफ लेके जाता है और वहां उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। बाद में जब उनका जी भर जाता है तो जी भरने के बाद नदेसर एक जगह लगती है, वहां उस लड़की को छोड़ देते हैं। अभी भी उस लड़की की हालत सही नहीं थी, वो बेसुध जैसी स्थिति में। अब अगली तारीख आ जाती है, तारीख थी 31 मार्च और यहां भी उसे आयुष नाम का एक लड़का मिल जाता है और वो लड़का उसे एक कैफे में ले जाता है, जिस कैफे का नाम था कॉन्टिनेंटल कैफे। इस कैफे में उस लड़की को पहले तो वो लड़का नशा कराता है और फिर अपने साथ कई लड़कों को भी बुला लेता है। इन लड़कों में सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर शामिल थे और सभी लड़के बारी बारी से पूरी रात उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके रोने की, उसके बिलखने की आवाज इन लोगों के कानों तक नहीं गूंज रही थी। उनको कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ वो लड़की दिखाई दे रही थी और इन हवेस के दरिंदों ने उसके साथ गंदा काम किया और उसको यहां से जाने दिया और कहा कि ये बात अगर किसी को पता चली तो देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और भयानक होगा। लड़की यहां से निकलती है तो फिर से उसे साजिद मिल जाता है। वो इस लड़की को देखकर कहता है कि मैं आपको गर्ल हॉस्टल तक छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ बैठ जाओ। और लड़की बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन उस लड़की को गर्ल हॉस्टल तो छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि एक होटल में ले जाते हैं। वहां जाकर 3 अलग अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना काम करते हैं। लड़की परेशान थी क्योंकि जहां भी वो जाती थी खाने से पहले उसको जरूरत होती थी नशे की और इसी नशे का लोगों ने फायदा उठाया और उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहां से उस लड़की को औरंगाबाद के गोदाम के पास छोड़ दिया जाता है और यहां पर भी अमन और एक लड़का भी उस लड़की के साथ घिनौना काम करते हैं। लेकिन उस लड़की की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं, बेसुध जैसी हालत में थी। उसे ये जरूर दिख रहा था कि कोई ना कोई जो है वो गलत काम उसके साथ कर रहा है। उसमें कुछ चेहरे ऐसे थे जो पहचाने हुए थे। उसके बाद यहां से वो निकलती है, कुछ आगे चलती है तो उसके बाद उसको इमरान मिल जाता है। इमरान ने भी उसे नशीला पदार्थ दिया और जैसे ही उसने उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की
तो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो इमरान कहता है कि चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वो वहां से सिगरा के पास में ही आईपी मॉल लगता है, वहां पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आ जाती है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को आईपी मॉल से राज खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको ककुलागंज लेके जाता है और एक बार घर की छत पर ले जाता है और उसके बाद एक बार फिर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। उसे नशीला पदार्थ खिलाया जाता है। अब वो लड़की यहाँ से जाने की बात करने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो वो लोग लड़की को 80 घाट पर छोड़ देते हैं और 80 घाट पर जाकर वो लड़की इधर उधर भटक रही थी और 3 अप्रैल को दानिश नाम का एक लड़का उसे अपने साथ लेके चला जाता है और वहां पर सोहेल, शोएब और अन्य लड़कों ने उसके साथ घिनौना कृत्य किया, साथ ही नशीला पदार्थ भी दिया। और नशीला पदार्थ देने के बाद जब इनका जी भर जाता है तो इस लड़की को चौक घाट पर छोड़ देते हैं। चौक घाट पर छोड़ने के बाद वहां से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लड़की बेसुध है, किसी को क्या बता पाएगी। लेकिन लड़की को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन उतनी शिद्दत, उतनी ताकत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ शायद नहीं ढूंढ रहे जितनी ईमानदारी के साथ ढूंढना चाहिए। लड़की को परिवार के हवाले कर देते हैं। परिवार वालों को लड़की कहानी जब सुनाती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो सीधे ओसी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब 6 अप्रैल 2025 को हमारी बेटी के साथ तो बहुत ही गंदा घिनौना काम हुआ है, आप इसमें एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों ने मामले को शुरुआत में तो टालने की कोशिश की, लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और मीडिया ने भी इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, तब जाकर पुलिस की नींद टूट जाती है और मां की शिकायत के आधार पर 7 अप्रैल 2025 को आखिरकार 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें 12 तो नामजद होते हैं और 11 अज्ञात होते हैं। पुलिस ने अब ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू किया। जैसे जैसे मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने आखिरकार 12 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनके मोबाइलों को कब्जे में लिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो ये भी पता चला कि ज्यादातर को नशे की लत लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो 12 लोग पकड़े जाते हैं, उनके मोबाइल में लगभग 540 लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो थी। कोई लड़की बिना कपड़ों के खड़ी हुई थी तो किसी का वीडियो भी बना हुआ था। इनमें 100 लड़कियां तो ऐसी थी कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ था, अपनी मर्जी से अपने फोटोग्राफ करवा रही थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के। बाद में पता चलता है कि इन वीडियो का, इन फोटोओं का इस्तेमाल तो कस्टमर को दिखाने के लिए, उनको रिझाने के लिए किया जा रहा था। अब पुलिस ने इस मामले की और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। तो जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे काल चक्र का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम है अनमोल गुप्ता, जो कि सिरपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसही में एक कॉलोनी है, अशोकपुरम कॉलोनी, वहां का वो निवासी होता है। जब उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास खंगालने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि वो साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था। गरीब स्थिति में होता है और चाउमीन का ठेला लगाते लगाते जब उसका कारोबार बढ़ने लगता है तो साल 2020 में सोनिया पोखरा के पास उसने एक छोटी सी दुकान खोली फास्ट फूड की, जिसमें बर्गर, चाउमीन, रोल इस तरह के सामान दिया करता था। काम उसका बढ़ने लगा तो उसके बाद उसने एक स्कूल के पास एक और दुकान खोली और वहां से वो और आगे बढ़ता है। सिगरा में उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल कैफे में शुरुआत में लड़के वेटर होते थे,
बाद में लड़कियों की भी डिमांड बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर शराब परोसी जाती थी, हुक्का परोसा जाता था। जो भी कोई ग्राहक यहाँ आता था वो डिमांड करता था कि इस कैफे में लड़कियों को बुलाओ और लड़कियों से शराब पिलवाओ। इसके बाद लड़कियों को अच्छी कीमत पर इस कैफे में बुलाया जाता और लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आने लगी। अब उन लड़कियों को देखकर और भी लड़कियां यहाँ पर आने लगती हैं। अब उन लड़कियों को नशे की लत लगाई जाती है। अब कई लड़कियां ऐसी होती थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन नशा करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। तब उन्होंने एक ऑफर दिया। कैफे के मालिक का नाम था अनमोल गुप्ता और बाप का नाम था शरद गुप्ता। तो उसने ऑफर दिया कि अगर किसी को नशा करना है तो कर सकता है, बिना पैसों के, बिल्कुल फ्री। लेकिन नशा सिर्फ उसको ही मिलेगा जो किसी ग्राहक के, किसी कस्टमर के साथ जाने को तैयार हो जाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी, जैसा वो कहता है वैसा वो करेगी। अगर इस बात के लिए कोई तैयार है तो उस लड़की को नशा दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। लड़कियां तैयार हो जाती हैं। अब कोई शिकवा नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर अनमोल गुप्ता को लगता है कि ये तो कारोबार बहुत अच्छा है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इस हिसाब से फिर 5 लड़के तैयार किए जाते हैं। 5 के बढ़ाकर फिर 15 हो जाते हैं। उन्हें एक तरह से पार्टनर बना दिया जाता है, एजेंट बना दिया जाता है। उनका काम था कि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको कैफे में लेकर आए। लड़कियां यहाँ आएंगी तो नशे की आदी हो जाएंगी। नशा उनके लिए जरूरी हो जाएगा। जैसे ही नशा मांगेगी उनसे कह दिया जाएगा कि आपको कुछ फोटोग्राफ कराने हैं, बिना कपड़ों के तस्वीर करवानी होगी। किसी ग्राहक को रिझाने के लिए काम करना होगा, सेक्स करना होगा। एक तरह से ये सेक्स का धंधा शुरू हो जाता है और अनमोल इसमें पारंगत हासिल कर लेता है। 15 लड़कों के साथ मिलकर ये जब इस तरह का काम कर रहा था तो ऐसे करते करते संख्या बढ़ने लगती है। यही कारण है कि 540 लड़कियों की बिना कपड़ों के तस्वीरें, बिना कपड़ों के वीडियो होती हैं, जिसमें 100 लड़कियां ऐसी होती हैं जो खुद की इच्छा से अपने फोटोग्राफ कराने को तैयार थी। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। और यही फोटोग्राफ भेजे जा रहे थे यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। जब पुलिस ने इनकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की तो इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि यूपी सहित 6 ऐसे राज्य निकलते हैं जहां के कस्टमरों को ये भेजे जा रहे थे उनकी लोकेशन के हिसाब से। हालांकि ये दायरा अभी 23 का नहीं बल्कि और ज्यादा भी बढ़ सकता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खजूरी की रहने वाली वो लड़की जिसका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ मुकाम हासिल करे, देश का नाम रोशन करे, वहां के लिए मेडल लेके आए, लेकिन उस लड़की को 4 उसके साथियों ने, दोस्तों ने नशे की ऐसी आदत लगाई कि वो लड़की नशे के चक्कर में आकर सेक्स रैकेट के चक्कर में आ जाती है और उसके साथ लगातार गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था। जब उसने कहानी अपने माँ बाप को बताई उसके बाद उसकी कहानी पुलिस तक पहुंची। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, कई बड़े लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं। इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस जैसी बीमारी भी पाई जाती है जो गंभीर बीमारी होती है। ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बीमारी शायद हो सकता है कि इसकी वजह से उन लड़कों में भी आई हो जिन लोगों ने इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने और भी जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो अनमोल गुप्ता है उसका पिता शरद गुप्ता, इसके खिलाफ साल 2022 में कैंट थाने में एफआईआर भी दर्ज होती है, जेल भी जाता है। और जब लगातार यहां से बेल रिजेक्ट हो रही थी तब हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं। आखिरकार कोशिश करते हैं, जमानत मिल जाती है।
उन्हें शायद सुधरना चाहिए था जेल में रहने के बाद, लेकिन बाप और बेटे दोनों में से कोई नहीं सुधरता है। बाहर निकलने के बाद इस रूप को वो बड़ा रूप कर लेते हैं। अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, कानून अगर अपनी सख्ती से पेश आए, तो अनमोल गुप्ता जैसे लोग कभी ना पनपे। और वो अपनी बात 15 लड़कों को जो उन्होंने जमात खड़ी कर रखी थी, जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, उन्हें नशे का आदी बनाते थे और उनके साथ गंदा घिनौना कृत्य करवाते थे, क्या ये चैन टूट जाएगी या कोई भी दाव पेच खेलकर अनमोल गुप्ता जैसे बदमाश लोगों को बाहर निकालकर फिर से वही काम करेंगे? ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। हालांकि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय दौरे पर बनारस में आए, तो 3 बड़े ऑफिसरों से सवाल कर लिया था कि उस बेटी की तबीयत कैसी है, उसके साथ आखिर क्या हुआ था। तब जाकर लगता है कि ऑफिसर्स की नींद टूट जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी प्रमुखता के साथ होने लगती है। हो सकता है कि अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस बिटिया को न्याय मिल जाए और जो 546 बेटियां हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए भी कहा गया है कि आप आगे आए, जिसके साथ जो हुआ है वो आकर हमें बताएं। लेकिन लोक लाज के चलते कौन आगे आएगा ये तो आप भी जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ।